अस्सलाम वालेकुम। हम एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 स्टडी कर रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें बेसिकली एक शॉर्ट सा लेक्चर होगा जिसमें हम ओवरव्यू ऑफ एल्केन्स देंगे। मतलब अब तक हमने इसका जितना भी पहले से पढ़ लिया हम उसको सिर्फ एक रिवीजन देंगे, ठीक है। तो फिर चले स्टार्ट करते हैं। ओके, ओवरव्यू ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के बारे में हमने जितना भी अब तक स्टडी किया है वो ये है कि बेसिकली हम सिर्फ एल्केन्स ही नहीं, हम एल्कीन्स को भी स्टडी करेंगे या एल्काइंस को भी स्टडी करेंगे, और एल्काइंस को भी स्टडी करेंगे, या हम पर्टिकुलरली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हमारा चैप्टर है उसमें हम इन तीन ही कैटेगरीज़ को स्टडी करते हैं, और उन सब में हमने जो स्टडी करनी है मेजर चीज़ें हैं वो यही हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या करना होता है, हमने स्टडी करना होता है इनका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर होता है, प्रिपरेशन होती है, और उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरी बात समझें। अगर आप सपोज़ के स्टडी कर रहे हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, या आप स्टडी कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स, आप इन जितनी भी इन स्टडी करेंगे चार चीज़ें जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। आपको उन सब कैटेगरीज़ के बारे में जितनी भी ऑर्गेनिक फंक्शनैलिटीज़ हैं जो मेजर होती हैं उनकी चार चीज़ों का आपने हमेशा स्टडी करना होता है। हमेशा उनकी बेसिक चार ही चीज़ें स्टडी होती हैं। एक है उनका नॉमेनक्लेचर, दूसरी है उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होते हैं सबके, और सेपरेट होते हैं। और मैं आपको बताऊँ कुछ मेथड्स में और जो प्रिपरेशन के मेथड होते हैं ना, किसी दूसरे के लिए ना वही उसके रिएक्शंस बन जाते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक जो है वो बहुत ब्रीफ भी है और बहुत कम्प्रिहेंसिव भी है एट द सेम टाइम, ठीक है। और हमने दो तरह की इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक हो गया। चार चीज़ें हैं, याद रखने बहुत सिंपल है। एक पढ़ना आपने नॉमेनक्लेचर, उनके प्रिपरेशन मेथड, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओवरऑल ये सारा चार ही चीज़ें हैं जो मेजरली हमने स्टडी करनी होती है। और एल्केन्स में हम ये चारों चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। इनका नॉमेनक्लेचर एल्केन्स का, इसकी डिफरेंट प्रिपरेशन के मेथड्स हमने बहुत डिटेल से किए थे शॉर्ट वीडियोस में, और कुछ कम्प्रिहेंसिव वीडियोस में किए थे। चाहे एक वीडियो में एक ही मेथड को डिस्कस किया गया, लेकिन वो क्रिस्पी वीडियो रखेगी, लेकिन उसके अंदर सारा हमने स्टडी किया, ठीक हो गया। सारे मेथड्स को हमने प्रॉपर टाइम दिया। फिर इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सबको भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, आज अब हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि जो है हमने स्टडी किया है नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले आ जाते हैं। इसमें हमने क्या देखा, नॉमेनक्लेचर में हम क्या देखते हैं, कुछ रूल्स होते हैं उन्हें स्टडी करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने देखा कि हमने जब एल्केन्स की नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले क्या देखना है। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम जो मेजर चीज़ होती है अल्केन्स के केस में वो ये होता है कि रूट चेन, जो पेरेंट चेन है, जो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन होती है उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, फिर जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उनको नंबरिंग पहले देनी होती है, ठीक है। यानी कि पहले हमने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन जब लिखना है ना तो लिखने में आपने पहले तमाम उस चेन के बाहर जितनी भी पॉइंट्स, जितनी भी ब्रांचेस आ रही हैं उनको पहले आपने नेम देना है। उसके बाद आखिर पे जब लिखना है तो आखिर पे पेरेंट चेन का नेम लिखना है, ठीक है। तो रूल ये है कि आपने जब एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद जितने भी बाहर ब्रांचेस हैं उनको आपने देखना है, और पहले उन ब्रांचेस, ये जितनी भी ब्रांचेस हैं इनको नेमिंग करनी है, ठीक है। जब इन ब्रांचेस की, ये जो कि मैं आपको पिंक कलर की सारी जो साइड पे निकली हैं वो ब्रांचेस हैं, जब इन ब्रांचिंग की नेमिंग कर लेंगे, ठीक है, इनकी अब नेमिंग होगी, बाकी क्या रह गया, रूट चेन रहेगी। फिर उसके बाद हम फाइनली इस रूट चेन है इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली सिंपल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, देन सेकंड पॉइंट इज़ नंबर द ब्रांचिंग फर्स्ट विद द पोजीशन। पहले ब्रांचिंग की नंबरिंग करनी, नंबरिंग करनी है, मतलब उनका नेम ब्रांचेस का पहले लिखना है। और किस तरह लिखना है कि ब्रांच के नाम के साथ, उससे ब्रांच के नाम के साथ हमने उसकी पोजीशन भी मेंशन करनी है कि वो पेरेंट चेन की किस कार्बन के साथ अटैच है। और जब हम सारी ब्रांचेस को नेम दे देंगे तो फाइनली हमने अपनी पेरेंट चेन का नाम लिख देना होता है। और पेरेंट चेन का नाम कैसे लिखना है, एक तो उसमें जितने कार्बन है उनके साथ उनका नेम लिखेंगे, और फाइनली उसके साथ ऐड कर देंगे ANE, ठीक हो गया। तो ये इनका सिंपल सा इसका जो मेथड था इनका नॉमेनक्लेचर का,
जो हम स्टडी करते हैं इसमें अल्केन्स में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो इसके बाद हमने क्या स्टडी किया था, हमने स्टडी की थी इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, सॉरी प्रिपरेशन मेथड्स। उसके बाद हमने इनके प्रिपरेशन मेथड्स देखे थे। हमने कौन कौन सा मेथड देखा था, एक हमने देखा था मेथड स्पार्टियर-सैंडर्स रिएक्शन, जिसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे एल्केन्स है, अल्काइंस है, उनके अंदर हाइड्रोजन के एडिशन करते हैं, तो वो क्या करती है, वो सिंपली एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इनकी एडिशन कैसे होती है, उनको उनमें कैटलिस्ट कौन सा होता है, उनके आगे एप्लीकेशन क्या है, ये सारी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर लिया। उसके बाद ये है हमने दूसरा मेथड पढ़ा था। अच्छा, ये पहला जो मेथड है इसको हम स्पार्टियर-सैंडर्स रिएक्शन भी कहते हैं, ये मेथड भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है अल्काइल हैलाइड्स। अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हैं तो हम यहाँ तो जिंक को के साथ कोई हेलस एसिड इस्तेमाल करके हेलिक एसिड इस्तेमाल करके हम अल्काइल हैलाइड्स को फाइनली एल्केन्स में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम अल्काइल हैलाइड्स को प्लाडियम चारकोल की प्रेजेंस में हीट करके उसको कन्वर्ट करेंगे। यानी कि दो एक डिफरेंट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किस तरह से इनमें कन्वर्जन होती है, कौन सा प्रोसेस लगता है, और क्या क्या इनकी यानी हमें इससे रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं, और इनमें क्लीवेज कौन सी होती है, होमोलिटिक होती है, हाइड्रोलिटिक होती है, हीटिंग चाहिए होती है, किस मेथड में चाहिए होती है, किस मेथड में नहीं चाहिए होती, ये सारा कुछ हम पहले अपनी वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये था अल्काइल हैलाइड से प्रोडक्शन हो सकती है। उस अल्काइल हैलाइड्स के बाद चलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट्स। एसिड्स होते हैं बेसिकली, हम डिफरेंट एसिड्स के साल्ट्स बनाते हैं, उसके बाद उनकी डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। इसके भी दो मेथड होते हैं, एक सोडा लाइम होता है। सोडा लाइम का मेथड का क्या मतलब है कि उसमें से हमने कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों के मिक्सचर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। दूसरा होता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। पहले सॉल्ट जो होता है उसको आयनाइज करते हैं, फिर आयनाइज करने के बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। दोनों मेथड्स में हमने देखा कि किस तरह से कन्वर्जन होती है, क्या क्या हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। सिमेट्रिकल केन है, अनसिमेट्रिकल केन है, मिलती है मीथेन किस में मिलती है, किस मेथड में नहीं मिलती, साथ साथ हमने डिस्कस किया सारा। फिर ये इस प्रोसेस में किस में कितने प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट निकलता है, अगर प्रोडक्ट निकलता है तो किस में ज़्यादा बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन सा मेथड ज़्यादा सिंथेटिकली यूज़फुल है, कौन सा नहीं है, ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने इसके अलावा पढ़ा था कार्बोनिल्स की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन होते हैं, ठीक है। कार्बोनिल्स की प्रेजेंस में हम देखा कि इसकी कन्वर्जन हो रही होती है, यानी कार्बोनिल्स होते हैं वो बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन करनी होती है, उसके थ्रू जो है ये एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एल्केन्स में। अगर हमारे पास कीटोन्स हैं तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन करते हैं, अगर एल्डिहाइड्स है तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन करते हैं। और इन दोनों रिडक्शंस में डिफरेंस क्या होता है, किस में कौन से रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, और किस तरह से वो इसमें कन्वर्ट होती है, हमने ये सारा मेथड अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया। अगर आपने देखना, अगर आप इन सबको एक कंसाइज फॉर्म में और एक थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म में सब मेथड्स को करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ही चैनल पे है और मैं उन तमाम वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद दूसरा मेथड आता है वो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। हमने एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये एक रिएजेंट है और साइंटिस्ट ग्रिग्नॉर्ड के नेम से है। हमने इस रिएजेंट को यूज़ करके किस तरह से अपनी जो है वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को उसकी हाइड्रोलिसिस करके उसको अपने एल्केन्स में कन्वर्ट किया था, ठीक है। ओके, ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमने स्टडी किए थे। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है अल्काइल हैलाइड के थ्रू, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड और साल्ट के थ्रू, कार्बोनिल कंपाउंड्स के थ्रू, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के थ्रू। ये 5 मेथड्स है जिनके थ्रू हमने इनकी कन्वर्जन को स्टडी किया था। उसके बाद इस तरह से हम फाइनली इन तमाम मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एल्डिहाइड्स, हम अपने जो एल्केन्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मतलब हम स्टडी करते हैं इनकी नेचर कैसी होती है, इनकी सोलेबिलिटी कैसी होती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, ये 4 हमने बेसिकली स्टडी किए थे। इनकी प्रॉपर्टीज़ नेचर में हमने पढ़ते हैं
कि इनकी मतलब नेचर क्या है, मतलब ये सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो होते हैं तो किस किस फॉर्म में होते हैं, कितने मॉलिक्यूलर मास वाला जो गैसियस फॉर्म में होगा उससे ज़्यादा पे, या उससे उससे ज़्यादा पे लिक्विड पे होगा, किससे ज़्यादा पे वो सॉलिड पे होगा। ठीक है, इनको हमने डिस्कस किया। फिर इनकी सॉलिबिलिटी, ये लाइक डिसॉल्व लाइक फार्मूले को फॉलो करते हैं, और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ज़्यादा सॉलिबिलिटी होती है। फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स में इंक्रीमेंट आता है इनकी मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से, लेकिन किस में रेगुलरिटी होती है, किस में नहीं होती है, और किस में रेगुलरिटी होती है तो क्यों होती है, किस में नहीं होती तो क्यों नहीं होती। इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। ये सारी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, और फाइनली आ जाती हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। तो बेसिकली अल्केन्स दो तरह के रिएक्शन देते हैं, एक होते हैं कैटालिटिक रिएक्शंस या थर्मल रिएक्शंस, और दूसरे होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक हो गया। जो थर्मल रिएक्शंस होते हैं, थर्मल रिएक्शन आगे से देखें आप, तीन तरह के। एक होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम कंबस्टन कहते हैं, कंप्लीट कंबस्टन कहते हैं। एक होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जिसे हम इनकम्प्लीट कंबस्टन कहते हैं। और एक तीसरा मेथड होता है जिसमें ऑक्सीडेशन तो होती है लेकिन वो कैटलिस्ट के थ्रू होती है, बर्निंग नहीं होती, बर्निंग होती है लेकिन कैटलिस्ट की प्रेजेंस होती है। ठीक है, या फिर आप कह लें कि इसमें बेसिकली बर्निंग होती नहीं है सच, क्योंकि बर्निंग का प्रोसेस कंबस्टन में आता है, कंबस्टन में ऑक्सीडेशन होती है, और ये भी ऑक्सीडेशन है लेकिन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इस वजह से हमने इसको सेपरेटली कैटेगराइज किया। ठीक है, ये सारे इसके थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शंस हैं। और जहाँ तक बात आती है इनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो देखें ये जो एल्केन्स होते हैं, इनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ना, कि हमारी एफएससी की जो कोर्स है उसमें डिस्कस किए गए हैं। एक हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन डिस्कस किया गया है, दूसरा हेलोजिनेशन। ठीक है, जो नाइट्रेशन होती है उसमें क्या होता है, और हेलोजिनेशन में क्या होता है। नाइट्रेशन में सिंपली नाइट्रो ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। जब एल्केन्स की कार्बन का कोई एक हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा तो हम कहेंगे उसकी सब्स्टिट्यूशन हो गई। या अगर वो हेलोजन से, हेलोजन्स में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इन सब से रिप्लेस हो रहा है तो उसको हम कहेंगे हेलोजिनेशन। जो नाइट्रेशन होती है, नाइट्रेशन ये प्रोसेस होता है, इसमें सारे रिएक्शंस होते हैं वो गैसियस फेज में होने चाहिए। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होता है वो हाई टेम्परेचर होता है। लेकिन जो हेलोजिनेशन है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फ्री एल्केन्स हैं इनके ज़्यादातर रिएक्शंस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही प्रोसीड करते हैं। हेलोजिनेशन होती है जिसमें फ्लोरीन की एडिशन हो सकती है, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, क्लोरीन हो सकता है जो सब्स्टिट्यूट करे हाइड्रोजन को, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। ठीक है, अब जो फ्लोरीन और हमने स्टडी किया था कि फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, आयोडीन का बहुत स्लो होता है, इस वजह से हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं क्लोरीन का और ब्रोमीन का, और हमारी बुक में फिर भी क्लोरीन का ही ज़्यादा जो है वो डिस्कस्ड है। ठीक हो गया, ये सारा हमने डिटेल से इससे पहले वाले लेक्चर्स में कर लिया था। तो ये इसमें सिर्फ इसका एक ओवरव्यू था। अब हम ओवरव्यू के बाद चलते हैं इसके जो एक हमारा रह गया था यूजेस ऑफ मीथेन, उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं। ओके, तो ये हैं यूजेस ऑफ मीथेन। ठीक है, हम एल्केन्स में यूजेस पढ़ रहे हैं मीथेन के पर्टिकुलरली। ठीक है, हमारे जो बुक में एफएससी की दिए है वो बेसिकली पर्टिकुलरली जो यूजेस दिए हैं वो मीथेन के हैं, तो हम मीथेन को स्टडी करते हैं। अच्छा देखिए, मीथेन जो है, मीथेन का मतलब है कार्बन 1, 2, 3, 4। मीथेन का मतलब ये है कि कार्बन सेंटर में है, उसकी चारों वैलेंसीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई की हुई हैं। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की? ओके, तो ये बेसिकली मीथेन का एक मैंने आपको ना उसका जो है वो स्ट्रक्चर दिखा दिया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम मीथेन के यूजेस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मीथेन जो है ये एज अ फ्यूल यूज़ हो सकती है। मैं आपको बताऊं, जो आपके घरों में जो डोमेस्टिक हम कुकिंग करते हैं, जो डोमेस्टिक यूजेस में आती है, वो जो गैस होती है, जो सुई गैस जिसे हम कहते हैं, जो हमारे चूल्हों में चलती है, जिसे हम खाना पकाते हैं या जिससे हम हीटिंग करते हैं, ये सारी बेसिकली जो आती है, ये आती है मीथेन, ये आती है बेसिकली, वो बेसिकली मीथेन गैस होती है। तो मीथेन गैस, वहाँ पे हम जब उस गैस को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। फ्यूल का मतलब ये है कि हम उसको एनर्जी का सोर्स ले रहे हैं, मतलब उसके थ्रू हम यूज़ करते हुए एनर्जी हासिल कर रहे हैं। तो मीथेन इज़ यूज एज अ फ्यूल। ठीक है, ये एज अ फ्यूल यूज़ होती है कुकिंग के लिए।
और दूसरा एक इल्यूमिनेटिंग गैस के तौर पर, यानी जब हम उसे बर्न करते हैं, आप देखें जब चूल्हा जलता है तो वो बर्न होता है तो वो सिर्फ हीटिंग ही नहीं दे रहा होता, उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है वो ब्राइट हो जाता है। मतलब आप उसकी लाइट में कोई अपने उसके सराउंडिंग के एरिया को देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डार्क है कोई जगह, वहाँ पे हम मीथेन की गैस चला देते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हीटिंग ही प्रोड्यूस नहीं होना शुरू हो जाती, बल्कि वो थोड़ा एनलाइटन एरिया भी हो जाता है। तो बेसिकली ये एक गैस है जो कि एज ए फ्यूल भी यूज़ होती है, और एक ये इल्यूमिनेटिंग गैस है, यानी कि जब इसको बर्न किया जाता है तो वो लाइट भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो मीथेन है हम इसको यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन डाटा क्लोराइड। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे, मतलब इन सबको कैसे कर सकते हैं। तो ये कैसे, ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम पहले इसको हमने जैसे कि पहले पढ़ा, देखें देखें जब हमने फर्स्ट स्टेप में ये मीथेन है, अब आप ये देखें CH4 ही है, बस हाइड्रोजन ज़रा सेपरेट किया हुआ है, एक मतलब एक हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को खोल कर दिखाया गया, ठीक है। अच्छा अब ये देखें आप कि ये जो मीथेन है, जब हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन कराई तो ये इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये ग्रुप जो है ये क्या है, ये है मिथाइल ठीक है, और साथ इसके क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है, सही हो गया। इस ग्रुप को क्या कहेंगे, मिथाइल क्लोराइड, यानी कि आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो मेंशन्ड है कि यहाँ पे हमने ये प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है मिथाइल क्लोराइड के, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिथाइल क्लोराइड हमने इससे प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ना, हमने इसके थ्रू ये भी तो प्रोड्यूस किया ना, ये क्या है, इसे हम डाइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर हमारे पास कार्बन है ना, और कार्बन की अगर चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं तो हम कहते हैं कि ये जो भी इसका नाम है वो देते हैं, ठीक है, जैसे मीथेन है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देती हूँ तो क्या रह जाएगा, CH3, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे, ये मीथेन था, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से फिर से एक हाइड्रोजन निकाल देती हूँ तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप में से एक और हाइड्रोजन निकालने पे ये CH2 ग्रुप रह जाता है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये देखिए यहाँ पे CH2 वाली कार्बन है, तो ये क्या है, मिथिलीन कार्बन है, और मिथिलीन कार्बन के साथ क्या अटैच है, क्लोरीन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, देखिए। इसी तरह से इसी वजह से यहाँ पे जो लिख मेंशनड है ना कि हमने मिथाइल क्लोराइड तो प्रिपेयर किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमने मिथाइलिन क्लोराइड भी प्रोड्यूस किया। आप इसको मिथाइलिन डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं, लेकिन डाइक्लोराइड इस वजह से नहीं कहा गया क्योंकि मिथाइलिन जो है उसकी समझ आ रहा है कि जो ये मिथाइलिन है इसका मतलब ये है CH2, ठीक है। अब CH2 का क्या मतलब है कि बाकी जो ये वाली वैलेंसी और ये कार्बन की दूसरी बाकी वैलेंसी जो है, ये दो वैलेंसीज की फील्ड नहीं है, एम्प्टी हैं, तो ओबियसली वो दो ही इसके साथ क्लोराइड अटैच होंगे। तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मिथाइलिन लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि दो वैलेंसीज हैं, जिस वजह से डाई क्लोराइड लिख कर मैंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मिथाइलिन क्लोराइड इज़ इनफ, ठीक है। इस तरह से तीसरा मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ जो मैंशनड है क्लोरोफॉर्म, ये हमने कब प्रोड्यूस किया था, तो मैं आपको बताती हूँ ये हमने ये जो प्रोड्यूस किया था, जो मैंने आपको कहा था CHCl3, जब तीनों कार्बन की तीन साइडों पर क्लोरीन हो और एक हाइड्रोजन हो तो इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और अगर चारों साइडों पे हो तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तो सिंपली इजीली आपको कंसेप्ट इस चीज़ का है। तो इस तरह से हमने इसको देखा कि हम किस तरह से मीथेन को यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि फॉर द इंडस्ट्रियल एंड थर्ड जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड। मिथाइल अल्कोहल किस तरह से हमने इसको यूज़ किया वो हमने स्टडी किया जब हमने
कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की थी। जब हमने, चलिए मैं आपको साथ साथ दिखाई देती हूँ कहाँ पे हमने मिथाइल अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर किया। आपने दोनों वर्ड याद रखने हैं, मिथाइल अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। जब हम इसके चलते हैं ना कैटालिटिक स्टेप पे, तो ये देखें यहाँ पे आप देखें ये मीथेन थी। जब मीथेन की ऑक्सीडेशन की तो हमें क्या मिला, मिथाइल अल्कोहल मिला। जब इसकी ऑक्सीडेशन की तो हमें क्या मिला, फॉर्मेल्डिहाइड। समझ आ गई। तो इस तरह से यानी कि जितनी भी इन्होंने यहाँ पे सिंथेसिस इसके थ्रू जो डिफरेंट सिंथेसिस लिखी हुई है वो हमने पहले इसको स्टडी भी कर लिया, ठीक है। तो हम इसको सिर्फ ना यूज़ इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए, फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए, और हाइड्रोजन साइनाइड भी इससे प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो मेथड हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसके थ्रू प्रिपरेशन होती है, ठीक है। उसके बाद फर्दर प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक। अब ये कार्बन ब्लैक कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब इसकी इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन ब्लैक भी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम पेंट्स में, ड्रिंक प्रिंटिंग इंक्स में और ऑटोमोबाइल टायर्स में यूज़ करते हैं। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड, जब मैंने आपको बताया था कि जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है इसकी मीथेन की, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होता है, जिसको हम पेंट्स में यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग इंक्स में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल टायर्स में यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं मीथेन को यूरिया फर्टिलाइज़र्स में, मतलब यूरिया फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये सब थे इसके यूजेस। अच्छा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन्स। तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बल्कि 2-3 रिक्वेस्ट हैं। एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको लगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट है आपको नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन करें। देखिए, जो क्वेश्चन होता है ना, एक स्टूडेंट को जो चीज़ स्टूडेंट रखती है ना, वो उसका क्वेश्चन करना है। हम कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि हम आजकल, या आजकल नहीं, मैं कहती हूँ कि वट एवर द टेन्योर इज़, हम एक्चुअली जो एक बच्चा है उससे क्वेश्चन करने की एबिलिटी को छीनते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे, आप कहीं जाते हैं तो आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। आप अगर देखते हैं, आप चलिए आप देखते भी हैं, ऑब्ज़र्व भी करते हैं, आपके जहन में क्वेश्चन भी रेज होता है कि ऐसा तो ऐसा क्यों है, उसके बावजूद आप क्वेश्चन नहीं करते। क्यों क्वेश्चन नहीं करते? क्योंकि अब आप एक वो चीज़ आ गई है कि क्वेश्चन नहीं करना। आप किसी से पूछते नहीं है कि आप कहीं, कुछ चीज़ें होती हैं हमारे, एक वो बन जाता है कि क्लास में अगर पूछेंगे तो मैम कहीं डांट ना दे, कहीं हमारी इंसल्ट ना हो जाए बहुत सारे लोगों में। और ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट क्वेश्चन करता है या उसके क्वेश्चन को कह देते हैं कि ये गैर ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, या कह देते हैं कि ये बिलो द बेल्ट क्वेश्चन है, ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने वाला बनता है। मतलब इस तरह की वो सारी बातें हम करते हैं जिससे जो आम बच्चा है उसका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी एक दफ़ा एक पूरी क्लास के सामने इंसल्ट होती है ना, फिर उसका एहसास से कमतरी वाला वो फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है। उसके बाद वो नहीं, फिर वो क्वेश्चन रेज भी होगा ना, वो ऑब्जर्व भी करेगा चीज़ें, लेकिन उसको आंसर देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर क्वेश्चन करेंगे तो बेइज्जती होगी, एक सेल्फ इस्टीम डिस्टर्ब होगी, और फिर उसकी वजह से बच्चा ऐसे ऐसे उसका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, फिर वो क्वेश्चन नहीं करता। उसकी पर्सनालिटी में हम उसको कमज़ोर कर देते हैं, उसकी जो पर्सनालिटी। और पता नहीं, अगर हम एक बच्चे को एक छोटी उम्र में एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा इस तरह से स्नब करते हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि जब तक वो सारी टेन्योर में अपनी लाइफ के सारे टाइम में वो पता नहीं कब रिकवर हो, या शायद हो भी या ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी उसकी वक्त के साथ साथ वो चीज़ें उसको, उसकी पर्सनैलिटी को काफ़ी कमज़ोर कर दें, जिसकी वजह से वो एक वीक सिटीज़न बनेगा। वो अपने जितने भी रोल करेगा उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो अपने फैसले नहीं कर सकेगा। हमें ऐसे सिटीज़न नहीं चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग पर्सन वो होंगे जो रेजिस्ट करेंगे, वो बच्चे होंगे
जब वो क्वेश्चन करें, और अगर टीचर हो, स्टूडेंट हो, या कोई भी थर्ड पर्सन है जो उसकी इंसल्ट कर रहा है, या उसको मोक कर रहा है, या उसके क्वेश्चन को अ, उसके क्वेश्चन के थ्रू उसको रिडिक्यूल कर रहा है, तो जो पर्सन है, जो एक स्टूडेंट है जो क्वेश्चन कर रहा है, वो रेजिस्ट करे। सबसे पहले तो आप अपने आप को समझाएं कि देखिए, जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता, जिसने जवाब देना होता है ना, उसकी सोच छोटी या बड़ी होती है। अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मेंटली वीक है कि वो क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर सकता। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप अपने आपका एक रेलिवेंट क्वेश्चन है, आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, वो रेलिवेंट हो, इरेलीवेंट हो, क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन। आप आप एक इंसान के सोचने के प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं, अगर अब तक आपके साथ हो रहा है, होता है, हो रहा है, या कभी नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कभी दोबारा ऐसा हो, कभी किसी को अलो ना करें। आई एम रिपीटिंग, कभी किसी को अलो ना करें कि वो आपके मोराल को डाउन कर सके। कभी किसी को अलो ना करें कि वो आपके सोचने की पावर को स्टॉप कर दे। प्लीज़ रेजिस्ट करें। आप टीचर भी हैं ना, तो टीचर को आप रिस्पेक्ट से समझा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वट एवर द क्वेश्चन इज़, इट इज़ अ क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं, अगर कोई टीचर ऐसा है ना, तो 100% चांसेस इसी चीज़ के होते हैं कि अगर वो वहाँ पे खड़ा है तो वो अकेला खड़ा है। अगर आपकी एक पूरे क्राउड में रिस्पेक्ट है जो कि कम हो रही है ना, तो अगर टीचर आंसर नहीं देगा ना, तो उसकी भी कम होगी। ऐसा ही होता है। एक अगर टीचर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता ना, तो वो क्वेश्चन करने के फ़ौरन साथ ही वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है, इसलिए क्योंकि उसके पास उसका करेक्ट आंसर नहीं होता। तो इस सिचुएशन में आपको भी सोचना चाहिए, या मैडम को सोचना चाहिए, या टीचर सर को सोचना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए। अगर आपको किसी भी टाइम पर कोई स्टॉप कर रहा है ना, आपने होना नहीं है। प्लीज़ अपने ना चीज़ों को वहाँ नहीं लेना कि अगर आपको एक दफ़ा एक चीज़ फील भी हुई है ना, तो आप छोड़ दें प्लीज़। और लेकिन सवाल करना ना छोड़ें। वो एक क्लास है, एक मोमेंट है, हो गया। लोग आपकी गलतियाँ याद नहीं रखते। मैं आपको बताऊँ, किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि कोई सोचता रहे कि वो इंसान तब क्या सोच रहा था, वो इंसान तब क्या सोच रहा था। अपने आप को कभी स्टॉप ना होने दें, अपने लर्निंग प्रोसेस को कभी स्टॉप ना होने दें। यह आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। कोई ऊपर से आके आपकी हकूक़ की हिफाजत नहीं करेगा, आपको खुद करनी पड़ेगी। यह आपका पहला काम है कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में करें। आप कमेंट्स में नहीं करना चाहते, आप ईमेल कर लें, मेरा ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ये लगे ना कि मैंने अगर कोई चीज़ गलत प्रोनाउंस कही है, मैंने कोई चीज़ गलत कही है, या कोई कॉन्सेप्ट है जो मैंने गलत डिलीवर किया है, या आपको लगे कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो जो जिसमें आपको लगता है कि मुझे करेक्शन की ज़रूरत है, आप उसको भी ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। दूसरी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने इन लेक्चर्स को उन स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर करना है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज़।